जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग क्लासेस बाय स्वाति में। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एससी एनएम सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, उसी सीरीज में हम आज फिर से हाजिर हैं आप लोगों के लिए कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, जिनका हम बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम आज करने वाले हैं। सच में कह रही हूँ, बहुत बुरी तरह पोस्टमार्टम होने वाला है चारों के चारों ऑप्शन का। ठीक है, तो इस क्लास को हर उस बच्चे के साथ शेयर कर दीजिएगा जो नर्सिंग का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। यूपी ट्रिपल एससी एनएम ही नहीं, नर्सिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन फंसने ही फंसने हैं। तो समय को ना गवाते हुए आइए चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, यकृत रोग के उपचार में रक्तस्राव को कम करने वाला विटामिन कौन सा है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी। ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, उसके बाद आंसर कीजिएगा। पूछ रहा है यकृत रोग के उपचार में जो है कौन सा विटामिन इस्तेमाल होता है रक्तस्राव को कम करने के लिए। देखो, यकृत क्या होता है? लीवर। क्या होता है? लीवर को क्या बोलते हैं? यकृत। इसमें क्या बोल रहा है? ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रहा है। इस ब्लीडिंग को कम करने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? तो पहला ऑप्शन क्या हमारा? विटामिन ए। हम सब जानते हैं कि जो विटामिन ए होता है, इसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। क्या है इसका केमिकल नेम? रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका केमिकल नाम है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। क्लियर? ठीक है, तो क्लॉटिंग फैक्टर पूछ रहा है, सॉरी, तो ब्लीडिंग के लिए पूछ रहा है, ये नाइट ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हमारा विटामिन ए नहीं होगा। नेक्स्ट विटामिन जो पूछ रहा है, विटामिन सी। क्या बोल रहा है? विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड्स की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। इसमें स्कर्वी रोग में क्या हो जाता है? इसमें जो है ब्लीडिंग गम्स होते हैं, ब्लीडिंग गम्स होते हैं। ठीक है, और क्या होता है? चिलोसिस होता है। चिलोसिस क्या होता है? चिलोसिस में जो होते हैं, ये जो होंठ होते हैं, होंठ के जो एक दोनों कोने होते हैं, ये कट जाते हैं। ठीक है, मसूड़ों से खून आता है और होंठ के दोनों जो किनारे होते हैं वो कटे हुए रहते हैं। ठीक है, तो उसको चिलोसिस बोलते हैं। तो हमारा विटामिन सी भी इसका आंसर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट विटामिन कौन सा है? विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के। विटामिन के जो होता है, ये इसका केमिकल नेम क्या है? फाइसोक्विनोन। क्या है? फाइसोक्विनोन। क्लियर? फाइसोक्विनोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर के लिए। अगर विटामिन के की कमी होगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ब्लीडिंग के लिए, लीवर में जो ब्लीडिंग हो रही है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन के, यानी कि आंसर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर? ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर टोटल कितने होते हैं? 13 होते हैं। एक विटामिन और है विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन डी, इसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से क्या होता है? बोन्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं। क्या होता है? बोन्स जो है वीक हो जाती है। हमारा आंसर क्या होगा? विटामिन के। एक चीज़ और जान लीजिए, विटामिन के जो होता है छोटे बच्चों में नहीं होता है, उसके लिए उनको इंजेक्शन देना पड़ता है विटामिन के का। एट बर्थ कितना देना होता है? 0.5 ml दिया जाता है। और कहाँ दिया जाता है? थाई पे, थाई के साइड में, जो थाई होता है बच्चों के, उसके साइड में दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको वास्टस लैटरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्टस लैटरस। ठीक है, ऐसे लिख दूं, इसको बोलते हैं वास्टस लैटरस। क्लियर? एक इस पे इंजेक्शन दिया जाता है, कौन सा? विटामिन के का। कितना दिया जाता है? 0.5 ml। क्लियर हुआ?
एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फैलोपियन ट्यूब से। फैलोपियन ट्यूब का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ऑप्शन है इंट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल, इस्थमस, एम्पुला या फेंडिबुलम। पूछ रहा है जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसका सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? ध्यान से देखिए। देखो जैसे कि ये हो गया अपना, क्या हो गया, यूट्रस का ये पार्ट बना दें हम पहले, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है, मेरी आर्ट पे मत जाना, थोड़ी गंदी है लेकिन समझने भर का है, ठीक है। ये ऐसे ही तो होती है, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही होती है ना, ठीक है। जस्ट इमेजिन, मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या है अपना, यूट्रस की बॉडी होती है। क्या होती है? यूट्रस की बॉडी होती है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है जहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब जो होती है, ये फैलोपियन ट्यूब हो गई। फैलोपियन ट्यूब जहाँ से यूट्रस से जुड़ती है, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? इंट्राम्यूरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल बोलते हैं इसको। कहीं कहीं पर आप इंट्रास्टिशियल भी देखोगे, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? इंट्राम्यूरल, क्लियर, ठीक है। इंट्राम्यूरल, इसके थोड़ा सा आगे जाओगे, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? इस्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्थमस बोलते हैं। उसके बाद ये जो चौड़ा सा पार्ट होता है, जो उभरा हुआ पार्ट है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको एम्पुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। क्लियर हुआ? फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये जो पार्ट है फिर से जहाँ पे सिकुड़ा हुआ है हल्का सा, ये चौड़ा वाइड हो गया, लंबा और चौड़ा सबसे पार्ट हो गया। उसके बाद एम्पुला से थोड़ा सा आगे जब बढ़ रहे हैं तो कौन सा पार्ट आ रहा है? फेंडिबुलम। क्या उसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं फेंडिबुलम, ठीक है। उसके बाद एक ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो बनी हुई है इसको क्या बोलते हैं? फेम्ब्री बोलते हैं। फिम्ब्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिम्ब्री। क्लियर? समझ आया? और ये आगे जो पार्ट है इसे ओवरी बोलते हैं। ये पार्ट हो गया, ठीक है, समझ गए? ये सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन में कभी कभी सीक्वेंस बना के आ जाता है, उसमें से आपको चुनना रहता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें सीक्वेंस है तो पहले पार्ट, सबसे पहले इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियल होता है, उसके बाद सेकंड पे इंट्राम्यूरल होता है, सेकंड पे इस्थमस होता है, थर्ड पे एम्पुला होता है, फोर्थ पे फेंडिबुलम होता है, फिफ्थ पे फिम्ब्री होता है और सिक्स पे ओवरी होता है, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब के पार्ट है, चाहे पीछे से जाइए चाहे आगे से, इस सीक्वेंस को याद कर लेना, ये बहुत काम का है, ठीक है। इसमें पूछा सबसे लंबा और सबसे वाइड पार्ट, सॉरी सबसे लंबा पार्ट पूछ रहा, वाइड मैंने अपने आप से बता दिया। ये कौन सा होता है? ये वाला पार्ट, यानी कि एम्पुला वाला पार्ट है। एम्पुला वाले पार्ट में ही यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? जो फीमेल का ओवा और मेल स्पर्म होता है, इनका क्या होता है? फ्यूजन होता है यहीं पे वो फर्टिलाइज्ड होते हैं। फर्टिलाइज्ड होने के बाद जो है यूट्रस में आगे चल के ये यहाँ पे आके सेट हो जाते हैं। तो इस यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। क्या होता है यहाँ पे? फर्टिलाइजेशन होता है ओवम का और स्पर्म का, ठीक है। यहीं पर ये फर्टिलाइज्ड होते हैं, उसके बाद यहाँ धीरे धीरे आके यहाँ पे यूट्रस पे कहीं एक जगह पे, कहीं पर जहाँ पे इनको रिच ब्लड सप्लाई मिलती है वहाँ पे जाके सेट हो जाता है। क्लियर? समझ में आया? एक चीज़ और जान लीजिए, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे, अगर ये जो है फर्टिलाइज्ड एग जो है, अगर वो यूट्रस तक ना जाके
फैलोपियन ट्यूब के किसी भी पार्ट में सेट हो जाता है या यहीं पर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, यहीं पर बेबी जो है बड़ा होने लगता है, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टोपिक। यूट्रस बॉडी के अलावा फैलोपियन ट्यूब के किसी भी पार्ट में अगर फर्टिलाइजेशन होता है या बेबी जो है कंसीव हो जाता है या जो प्रेगनेंसी होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, क्लियर हुआ? यूट्रस बॉडी के अदर साइड में या अलग कहीं प्रेगनेंसी हो रही है किसी पार्ट में, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। मतलब अपना जो ये पप्पू है, अगर ये अंदर जाता है, यहाँ पे सेट हो जाता है, तब तो ठीक है। अगर वो वहाँ सेट ना होकर फैलोपियन ट्यूब के किसी भी पार्ट पे इधर 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 या सबसे ज़्यादा जहाँ रिच वाइड पार्ट होता है, यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन जहाँ पे हो रहा है वहीं पे प्रेगनेंसी कंसीव करा देता है, वहीं पे रह जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी जो है एक्टोपिक कहलाएगी। क्लियर? कोई डाउट? तो हमने देखा फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में 6 पार्ट होते हैं: इंट्राम्यूरल, इस्थमस, एम्पुला, फेंडिबुलम, फिमरी एंड ओवरी। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि सबसे लंबा पार्ट कौन सा है, तो हमारा आंसर क्लियर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा सी। क्या? एम्पुला। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्यूडोसाइसिस है, यानी कि स्यूडोसाइसिस क्या होता है? पहला फॉल्स प्रेगनेंसी, फैंटम प्रेगनेंसी, स्पूरियस प्रेगनेंसी। देखो स्यूडोसाइसिस है, क्या बोल रहा है? स्यूडो को मतलब क्या होता है? फालसी होता है। ठीक है, स्यूडोसाइसिस मतलब होता है प्रेगनेंसी। फैंटम प्रेगनेंसी भी जो होती है एक तरह की फॉल्स प्रेगनेंसी होती है। इसमें जो वुमेन होती है वो भी क्या करती है? फील करती है प्रेगनेंसी के, उसको सिम्टम्स जैसे लगते हैं कि सारे मेरे अंदर, उसको भूख नहीं लग रही, वोमिटिंग हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, तो उसको लगता है कि प्रेगनेंसी है, लेकिन एक्चुअली में प्रेगनेंसी नहीं होती है। ठीक है, अगला जो है पूछ रहा है स्पूरियस जो है, स्पूरियस में भी फॉल्स प्रेगनेंसी होती है। इसमें जो वुमन को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है पर वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो तीनों की तीनों प्रेगनेंसी कौन सी होगी? फॉल्स प्रेगनेंसी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी, उपरोक्त सभी। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है नवजात शिशु के कपाल में कितनी एंटीरियर फोंटेनल्स होती हैं? अपना छोटा सा लड्डू है, लड्डू के खोपड़ी में, कपाल बोले तो खोपड़ी में कितने एंटीरियर फोंटेनल्स होते हैं? 1, 2, 3 या 4? देखो क्या पूछ रहा है? एंटीरियर फोंटेनल। ये मान लेते हैं कि हो गई अपने लड्डू की खोपड़ी, थोड़ी चिपटी हो गई, गोल कर देता है। ठीक है, ये क्या हो गई? अपने लड्डू की खोपड़ी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है स्थित होता है एंटीरियर फोंटेनल। ठीक है, ऐसे होता है। मान लो ये हो गई अपने लड्डू की खोपड़ी, ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं एंटीरियर फोंटेनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीरियर फोंटेनल बोलते हैं। देखो एंटीरियर फोंटेनल हो गया और इसे बोलते हैं पोस्टीरियर फोंटेनल। एंटीरियर फोंटेनल और पोस्टीरियर फोंटेनल। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि फोंटेनल होता क्या है? देखो वाइट गैप बिटवीन सूचर्स, क्या होता है? वाइट गैप बिटवीन सूचर्स, यानी सूचर्स के बीच में जो वाइट गैप होते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? फोंटेनल बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? ठीक है, अपने लड्डू की खोपड़ी में जो जगह जगह पे थोड़ा गैप रह गया है उसको क्या बोलेंगे? फोंटेनल के बोलते हैं। फोंटेनल टोटल कितने होते हैं? टोटल 6 फोंटेनल होते हैं, लेकिन मेन और जो याद करने वाले जो वाइडली शो होते हैं वो कौन से हैं?
एंटीरियर फोंटेनल और पोस्टीरियर फोंटेनल। ठीक है, देखो ये क्या है, ये अपनी कौन सी बोन है, पेराइटल बोन है। थोड़ी सी इसकी एनाटॉमी समझ लेते हैं। ठीक है, ये अपनी पेराइटल बोन हो गई। ठीक है दोनों, ये कौन सी बोन है, ओसिपिटल बोन हो गई। और ये कौन सी बोन हो गई, फ्रंटल बोन हो गई दोनों। ठीक है, ये दोनों फ्रंटल बोन हो गई, ये दोनों पेराइटल हो गया, ये ओसिपिटल हो गया। दोनों पेराइटल के बीच में जो ये सूचर पाया जाता है, ठीक है, ये धागे से सिला हुआ जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे सूचर बोलते हैं। कौन सा सूचर पाया जाता है दोनों पेराइटल के बीच में, सजाइटल सूचर। कौन सा सूचर पाया जाता है, सजाइटल सूचर। और फ्रंटल और पेराइटल के बीच में जो ये सूचर पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं, कोरोनल सूचर पाया जाता है। कौन सा, कोरोनल सूचर। समझ में आ रहा है, दोनों पेराइटल के बीच में सजाइटल सूचर पाया जाता है। फ्रंटल और पेराइटल के बीच में जो सूचर होता है उसे कोरोनल सूचर बोलते हैं। और जो ओसिपिटल और पेराइटल के बीच में ये सूचर पाया जाता है इसे क्या बोलते हैं, लैम्डोइडल सूचर बोलते हैं। ठीक है, लैम्डोइडल सूचर। समझ में आ रहा है, ये एनाटॉमी हो गई अपनी खोपड़ी की, अपनी खोपड़ी की या लड्डू की खोपड़ी की, लड्डू की खोपड़ी की, क्योंकि छोटे बच्चे को खोपड़ी है। ठीक है, क्यों छोटे बच्चे की है, क्योंकि इसमें अभी भी फोंटेनल प्रेजेंट है। जो ये एंटीरियर फोंटेनल होता है ये किस शेप का होता है, डायमंड शेप का होता है। कौन से शेप का होता है, डायमंड शेप का होता है। और इसको क्या बोलते हैं, ब्रेगमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीरियर फोंटेनल को, ये डायमंड शेप का होता है, इसे ब्रेगमा बोलते हैं। और ये लैम्डोइडल सूचर के नाम से ही पोस्टीरियर फोंटेनल का नाम पड़ा है, तो इसे क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं या पोस्टीरियर सूचर बोलते हैं। क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट है। ठीक है, पूछ रहा है इसमें कि एंटीरियर फोंटेनल कितने पाए जाते हैं, तो एंटीरियर फोंटेनल एक, कितने पाए जाते हैं, एक होता है। ये जो एंटीरियर फोंटेनल होता है, ठीक है, इसको कुछ समय के बाद ये भर जाता है। जैसे अपन लोग हैं, अपन लोग की खोपड़ी पे कोई भी फोंटेनल नहीं है, क्यों, ये फिल हो चुके हैं। तो जो एंटीरियर फोंटेनल होता है इसको कितना टाइम लगता है, 12 से 18 महीने। कितना टाइम लगता है, 12 से 18 महीने। कितना टाइम लगेगा, 12 से 18 महीने। 12 से 18 महीने पे क्या होएगा, ये डिसअपेयर हो जाएगा, ये पूरी तरह से फिल हो जाएगा। और जो ये पोस्टीरियर यहाँ वाला ये छोटा सा पोस्टीरियर फोंटेनल है, ये एंटीरियर फोंटेनल से छोटा होता है, तो इसको कितना टाइम लगता है, 6 to 8 वीक लगता है। कितना, 6 to 8 वीक, हफ्ते। ठीक है, ये 6 से 8 हफ्ते में फिल हो जाता है, भर जाता है। उसके बाद ये भी डिसअपेयर हो जाता है। उसके बाद 12 से 18 महीने बाद एंटीरियर फोंटेनल यानी ब्रेगमा भी डिसअपेयर हो जाता है। समझ में आ रहा है, ये क्लियर हुआ, कोई डाउट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। कितने पाए जाते हैं टोटल, एक फोंटेनल जो है, एक फोंटेनल पाया जाता है एंटीरियर में। क्लियर, इसमें कोई डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रोथ चार्ट सबसे पहले किसने बनाया, ग्रोथ चार्ट सबसे पहले किसने बनाया। आंसर कौन सा होगा इसमें से, पीटर हिल्टन, बॉब केनेडी, डेविड मार्ले या फिर अपने हैरिसन। देखो जो ये ग्रोथ चार्ट के बारे में पूछ रहा होता है इसको क्या बोलते हैं, रोड टू हेल्थ चार्ट बोलते हैं। क्या, रोड टू हेल्थ चार्ट बोलते हैं। इसका आंसर होएगा डेविड मार्ले। किसने इसको बनाया, डेविड मार्ले साहब ने बनाया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत प्यारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीकाकरण में प्रयुक्त होने वाले इंट्रामस्कुलर शेड्यूल का क्रम है। रेबीज में प्रयुक्त होने वाले इंट्रामस्कुलर शेड्यूल का क्रम है, ये रहा क्रम 2, 3, 7, 14, 28, 0, 5, 10, 15, 201, 0, 7, 18, 24, 30, 0, 6, 18, 23 या 32।
क्या बोल रहे हैं, अपना जो ARV है, ARV इंजेक्शन जो लगता है आफ्टर डॉग बाइट में ही लगता है ना ARV का इंजेक्शन। तो जो ARV का इंजेक्शन लगता है ये किस क्रम में लगता है? देखो सबसे पहले तो ये जान लो ARV क्या होता है। ARV को बोलते हैं एंटी रेबीज वैक्सीन, ठीक है, एंटी रेबीज वैक्सीन। रेबीज जो होता है क्यों किससे होता है? डॉग से होता है, डॉग बाइट से, ठीक है, डॉग बाइट से होता है। जो ये एंटी रेबीज वैक्सीन होती है ये डॉग बाइट में लगती है। डॉग बाइट जो होता है, अगर किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया, कुत्ता क्यों काटेगा? तुम कुत्ते के साथ नौटंकी करोगे, उसको मारोगे, दौड़ाओगे, उसकी गली में जाओगे, तब तो काटेगा ही काटेगा। तो डॉग से बचने के लिए उसकी गली में नहीं जाने का अपन लोग, वरना ARV लगवाना पड़ेगा, ठीक है। अपन लोग इधर ही रहेंगे, अपन लोग इधर बैठ के पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ये खुट फुट की आवाज़ आ रही है, इसको अवॉइड करिएगा। गाइस बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा आवाज़ आ रही है, लेकिन अपन लोग तो क्या कर रहे हैं, शांति से पढ़ाई कर रहे हैं। अपन लोग डॉग बाइट से बच रहे हैं। कैसे? एंटी रेबीज वैक्सीन जो होती है डॉग बाइट में लगती है। डॉग बाइट जो होता है ये अगर किसी पर्सन को कुत्ते ने काट लिया, अगर काट लिया तो क्या करना है? सबसे पहले उसको वॉश करना है, वॉश करना एट अ टाइम। जैसे ही कुत्ते ने काटा तुरंत जुट जाओ उसको साफ करने के लिए, चाहे जितना काटा हो, चाहे जितना घाव हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसको किससे धुलो? सोप एंड वाटर, बहते हुए पानी में उसको साबुन से धोना है। धोते रहना, धोते रहना, धोते रहना, कम से कम 3 से 5 मिनट तक उसको धोएंगे, ताकि जो है घाव ब्लीडिंग जितना होना है, जितना उसमें वायरस बैक्टीरिया आ गया है वो सब निकल जाए। डॉग बाइट जो है बहुत ही खतरनाक होता है। अगर किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया है तो उस जगह को तुरंत सोप एंड वाटर से धुलेंगे, और साथ ही वॉच करेंगे या ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन करेंगे किसका? डॉग का। भाई साहब उसने काट लिया, हम उसको देखेंगे? बिल्कुल देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो टपका तो तुम टपक जाओगे, ठीक है। तो 10 दिनों तक क्या करना है? ऑब्जर्वेशन रखना है कि कुत्ता कहीं पागल तो नहीं हो गया या कहीं मर तो नहीं गया। एक तो क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन करेंगे। कितने दिनों तक? कम से कम 10 दिनों तक, ठीक है। 10 दिनों तक कुत्ते को ऑब्जर्वेशन करना है कि भाई साहब अगर वो टपक गया तो हम भी टपक जाएंगे, ठीक है। तो और क्या करना है? अपने को एंटी रेबीज वैक्सीन लेना है। 10 दिनों तक ऑब्जर्वेशन करके अगर कुत्ता नहीं मरा भाई तुम भी नहीं मरोगे, और अगर ये मरा तो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसमें CFR होता है, क्या CFR बोले तो केस फर्टिलिटी रेट, ठीक है। CFR का फुल फॉर्म क्या होता है? केस फर्टिलिटी रेट 100% है। अगर किसी बीमारी में CFR 100% है तो कौन सा है? रेबीज़ है। रेबीज़ में इंसान 100% चांस रहता है कि वो जाएगा ही जाएगा। अगर डॉग भाई साहब गए तो ये पर्सन भी जाएगा जिसको डॉग ने बाइट किया है, ठीक है। अगर तो क्या करना है? हमको 10 दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखना है। वापस चलते हैं एंटी रेबीज पे। देखो एंटी रेबीज वैक्सीन लगानी है, ठीक है। एंटी रेबीज वैक्सीन कैसे लगती है? IM और ID 2 रूट से लगती है। कौन कौन से रूट से लगती है? IM लगती है और ID लगती है। IM वाली 0.5 ml लगती है, ठीक है, और ID वाली 0.02 ml लगती है। IM लगेगा तो 0.5 ml लगेगा और ID लगेगा तो 0.02 ml लगेगा। ये जो 0.02 ml लगती है ये बोथ साइड लगती है, ठीक है, बोथ साइड लगेगी। बोथ साइड से क्या मतलब है? इधर भी लगेगी और इधर भी लगेगी। क्लियर है? अगर ID लगेगी तो, और IM लगेगी तो 0.5 ml लगेगी। किस हिसाब से लगती है? जिस दिन काटेगा उस दिन लगेगी TT के साथ, ठीक है। TT लगेगा और ये लगेगा। उसके बाद तीसरे दिन लगेगा, फिर 7वें दिन लगेगा, फिर 14 दिन पे लगेगा और लास्ट में 28 दिन पे लगेगा। क्लियर? समझ आया? IM वाली कैसे लगती है, किस हिसाब से लगती है? जिस दिन काटेगा उस दिन लगेगा, फिर उससे तीसरे दिन लगेगी, फिर उससे 7वें दिन लगेगी, फिर 14वें दिन लगेगी और फिर 28वें दिन लगेगी। इस क्रम में IM जो है वैक्सीन ARV की लगती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हेड डाउन पोजीशन होती है, मतलब वो कौन सी पोजीशन होती है जिसमें सर नीचे और पैर ऊपर होते हैं। पहला है फॉलर्स, सेमी फॉलर्स, टेंडनबर्ग या स्टैंडिंग। तो देखो इसका आंसर, मान लेते हैं ये अपना लड्डू है। कौन है अपना लड्डू है। बड़ा उदास लग रहा है, थोड़ा सा स्माइली बनाता है। हाँ, उसके लड्डू अपना ये बैठा है। ठीक है, ये अपना लड्डू बैठा हुआ है एकदम बढ़िया, एकदम पैर सीधा करके एकदम सीधी मुद्रा में बैठा है। तो ये कितने डिग्री पे बैठा है यहाँ पे? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री लिख दिया मैंने, सॉरी, 90 डिग्री एंगल पे बैठा है। तो इसको क्या बोलेंगे? इस पोजीशन को बोलते हैं हाई फाउलर पोजीशन। क्या बोलते हैं? हाई फाउलर पोजीशन। ठीक है, हाई फाउलर पोजीशन। यह लड्डू मूड घूमा, थोड़ा सा पीछे हो गया। ठीक है, थोड़ा सा पीछे हो गया। ये अभी ये कितने डिग्री पे चला गया? 60 डिग्री पे। तो इसको क्या बोलते हैं? सेमी फॉलोअर पोजीशन। सेमी फॉलोअर पोजीशन। ये एकदम सीधा बैठा था तो हाई फॉलोअर पे था, अभी ये थोड़ा सा पीछे हो गया, 60 डिग्री तक चला गया तो ये सेमी फॉलोअर पोजीशन में हो गया। अगर इसका मौन बोला मैं लेट के मोबाइल चलाऊंगा, तकिया लगा के सर के पीछे, है ना, तो ये गया। ठीक है, तो अब ये कितने डिग्री एंगल बना रहा है? 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? लो फाउलर पोजीशन बोलते हैं। कौन सी पोजीशन बोलते हैं? लो फाउलर। तो हाई फाउलर, सेमी फाउलर, लो फाउलर। पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी पोजीशन है जिसमें सर नीचे और पैर ऊपर होता है। 22 में तो सब में सर ऊपर ही है, तो ये तो होने से रहा। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है, एक है टेंडनबर्ग पोजीशन। टेंडनबर्ग में क्या होता है? ठीक है, टेंडनबर्ग में क्या होता है? ये अपना लड्डू है। ठीक है, ये ऐसे लेट गया। ठीक है, ऐसे लेट गया, ये लड्डू के दोनों पैर हो गए। इसका सर ऊपर और पैर नीचे है। ठीक है, सर ऊपर और पैर नीचे है। फिर इसका मूड घूम गया, इसने कहा मैं सर नीचे करूंगा, पैर ऊपर करूंगा। बड़ा मनमौजी लड्डू है, किसी की नहीं सुनता, अपने मन से इधर उधर लेट रहा है। ठीक है, अगर इसने सर नीचे और पैर ऊपर किए, यानी कि ये हेड डाउन पोजीशन इसने बनाई, दोनों पैर ऊपर और सर नीचे करके लेट गया, बिल्कुल ऐसे लेट गया, ऐसे। ठीक है, उसका सर नीचे आ गया और पैर ऊपर चला गया, तो इसको क्या बोलते हैं? टेंडनबर्ग पोजीशन बोलते हैं। टेंडनबर्ग पोजीशन बोलते हैं। समझ आ रहा है ये? और अगर लड्डू ने कहा नहीं, मैं पैर नीचे करके सर ऊपर करके ऐसे लटूंगा, उसका सर यहाँ आएगा, पैर यहाँ आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स टेंडनबर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स टेंडनबर्ग पोजीशन बोलते हैं। इसको टेंडनबर्ग बोलेंगे जिसमें सर नीचे और पैर ऊपर होएगा, और अगर पैर नीचे और सर ऊपर होएगा तो इसे रिवर्स टेंडनबर्ग पोजीशन बोलते हैं। समझ आ रहा है ये? क्लियर है? ये जो टेंडनबर्ग पोजीशन है ये किस लिए देते हैं? वेनस प्रेशर को रिलीज करने के लिए, वेनस प्रेशर के लिए देते हैं। ठीक है, किन में? जिनकी बीपी जो है लो रहती है उनके लिए देते हैं। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि हेड डाउन पोजीशन कौन सी होगी? तो हेड डाउन पोजीशन होगी टेंडनबर्ग पोजीशन। समझ आया? कौन सी पोजीशन होगी? टेंडनबर्ग पोजीशन। क्लियर है? उसके बाद एक ऑप्शन लास्ट बच रहा है, स्टैंडिंग। ये स्टैंडिंग पोजीशन है। लो, मैं एकदम, ये मेरा सर ऊपर है, ये मेरा पैर नीचे, मैं स्टैंडिंग हूँ। ये पोजीशन कौन सी है? स्टैंडिंग है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लड्डू को उठा के ऐसे कर दो, खड़ा हो जाएगा, वो स्टैंडिंग पोजीशन हो गई। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? टेंडनबर्ग पोजीशन। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड में होती है, ऑप्शन है 2 आर्टरी 1 वेन,
एक आर्टरी दो वेन, दो आर्टरी दो वेन, या फिर एक आर्टरी एक वेन। खुटुरुक फुटुरुक खुटुरुक पुटुरुक खुटुर। अम्बिलिकल कॉर्ड में होती है, क्या होती है, देखो भाई, ये मान लो अपना लड्डू है, लड्डू परेशान हो जाएगा आज। ये अपना लड्डू है, ये अभी किधर है, ये अभी मम्मी के पेट में है, ठीक है, मम्मी के पेट में है। ये क्या है, प्लेसेंटा है, ठीक है। तो अभी लड्डू का कनेक्शन प्लेसेंटा से ये हो गया। ये जो प्लेसेंटा और बेबी के बीच में कनेक्शन बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड को और क्या बोलते हैं, इसका सेकंड नाम या ऑल्सो कॉल्ड इज फ्यूनिस। क्या बोलते हैं, फ्यूनिस बोलते हैं। तो ये हो गया फ्यूनिस, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड इज ऑल्सो नोन एज फ्यूनिस, फ्यूनिस बोलते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है, जो प्लेसेंटा से बेबी के कनेक्शन बना रही है, इसकी लंबाई कितनी होती है, ठीक है, कितने तक होती है, ये 30 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। कितनी है, ये 30 से लेके 100 सेंटीमीटर तक लगभग होती है। अलग अलग वोमेन में अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक अप्रॉक्स की बात करें, एक आंसर की बात करें तो लगभग 50 सेंटीमीटर की नॉर्मली जो है देखी जाती है, ठीक है। इस अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है, अगर अपना लड्डू 16 हफ्ते से कम का है, ठीक है, अगर अपना लड्डू 16 हफ्ते से कम का है, 16 वीक से कम का है, तो इसके अंदर 2 आर्टरी और 2 वेन पाई जाएगी, ठीक है। 16 हफ्ते से कम का है तो क्या होएगा, 2 आर्टरी 2 वेन पाई जाती है। अगर ये 16 हफ्ते से ज़्यादा का हो जाता है, ठीक है, 16 हफ्ते से ज़्यादा का जैसे ही होता है, इसमें क्या पाई जाती है, 2 आर्टरी 1 वेन पाई जाती है, 2 आर्टरी 1 वेन पाई जाती। क्यों, इसमें की जो 1 वेन है वो डिसअपेयर हो जाती है, क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है। तो कौन सी वेन जो है डिसअपेयर होती है, लेफ्ट साइड की, सॉरी, कौन सी वेन डिसअपेयर हो रही है, राइट साइड की 1 वेन डिसअपेयर हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसको लिख लेना, राइट साइड वेन जो है वो डिसअपेयर हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है, ठीक है। समझ में आया ना बात। जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, इसमें क्या होता है, अगर 16 हफ्ते से कम का है अपना लड्डू तो 2 आर्टरी 2 वेन पाई जाएगी, और अगर 16 हफ्ते से ज़्यादा का जैसे ही होता है तो उसमें 2 आर्टरी 1 वेन पाई जाएगी। समझ आ रहा है। लेकिन क्यों 1 वेन पाई जाएगी, जब पहले 2 वेन पाई जाती थी, 1 वेन डिसअपेयर हो जाती है। कौन सी डिसअपेयर होती है, राइट साइड वाली डिसअपेयर हो जाती है, ठीक है, राइट साइड पूरी। इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 30 से 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है, लेकिन एक अप्रॉक्स की बात करें तो लगभग 50 सेंटीमीटर होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, 50 सेंटीमीटर। और जान लो इसको कहते क्या है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूनिस। क्या बोलते हैं, फ्यूनिस बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट, ठीक। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो अपनी नर्सिंग की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रह गई है, या कोई क्वेश्चन है, या कोई सुझाव है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।